भारत का सिराज किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? भारत का सिराज किसे कहा जाता है? ठीक है, सिराज। भारत का सिराज देखिए, ये सिराज क्या है? सिराज फारस का एक प्राचीन शहर हुआ करता था, एक प्राचीन नगर हुआ करता था। कहाँ का? फारस का। फारस का एक प्राचीन शहर होता था। क्या होता था? सिराज। ऐसे ही भारत में भी एक शहर है जिसे भारत का सिराज कहा जाता है। हालांकि यह भारत का सिराज उत्तर प्रदेश में है, लेकिन कॉमन इसलिए लिखा है कि इसको कहां से भारत के सिराज का नाम लिया गया है, तो फारस का एक प्राचीन शहर है, वहां से लिया गया है। और भारत का सिराज जो कहा जाता है वह कहा जाता है जौनपुर को। किसे कहा जाता है? जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। जौनपुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, शहर है जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे है जौनपुर? पेपर में पूछ लेता है कई बार। यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। और जौनपुर को कई बार यह पूछ लेता है कि जौनपुर नगर को बसाया किसने था? तो जौनपुर नगर को जो बसाया था वह फिरोज शाह तुगलक ने इसे बसाया था। किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर को बसाया था। किसकी स्मृति में बसाया था इस नगर को? कई बार ये भी पूछ लेता है। जौना खां की स्मृति में। वेरी गुड। जौनपुर को आप देख रहे हैं, जौना खां की स्मृति में जौना खां। और जौना खां जो नाम है मोहम्मद बिन तुगलक का नाम है। किसका नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खां के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खां के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसने जौना खां की स्मृति में जौनपुर नगर को बसाया था। जौनपुर में सरकी वंश के सुल्तानों का शासन बड़ा ही प्रमुख माना जाता है। और सरकी वंश का जो प्रमुख या शक्तिशाली शासक जो माना जाता है वो इब्राहिम शाह सरकी को माना जाता है। किसे माना जाता है? इब्राहिम शाह सरकी को माना जाता है। तो इस प्रकार ध्यान रखना कि इस सिराज से संबंधित कई सारे प्रश्न आपसे पूछ सकता है। सिर्फ यही नहीं पूछेगा कि सिराज कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, इस नगर जाना जाता है, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। किस नदी किनारे है? गोमती नदी के किनारे। किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। किसकी स्मृति में? जौना खां की स्मृति में। जौना खां का नाम वास्तविक क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न समझ में आया? अगला प्रश्न देखेंगे आप। बता दो इसे। ठीक, इसी तरीके से नोट करना जिस हिसाब से मैं लिख रहा हूं। आगे मूंगफली, मूंगफली, मूंगफली कहाँ की? मूंगफली कहाँ की? मूंगफली कहाँ की? पीछे से एक चेयर ले आओ और यहां बैठ जाओ आराम से। इस जगह बैठ जाना, उसी कोने में। ठीक, मूंगफली कहाँ की एक प्रमुख फसल है? मूंगफली कहाँ की एक प्रमुख फसल है? तो देखिए इसकी उत्पत्ति कहां से हुई?
इसका उत्पादन सबसे ज्यादा कहां किया जाता है, ठीक है, और यह फिर किस देश की प्रमुख फसल है? ये कई सारे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले इसका आंसर लिखेंगे कि मूंगफली कहां की एक प्रमुख फसल है। तो एक देश है जहां की ये प्रमुख फसल है, उसका नाम है गैम्बिया। गैम्बिया, गैम्बिया की यह एक प्रमुख फसल मानी जाती है। कहां की मानी जाती है? गैम्बिया की प्रमुख फसल मानी जाती है। मूंगफली की उत्पत्ति के बारे में अगर कभी आ जाए कि मूंगफली की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, तो ये मानी जाती है ब्राजील से। कहां से? ब्राजील से। लेकिन इसका उत्पादन कौन करता है सबसे ज्यादा? उत्पादन कई स्रोतों में आपको यह भी मिल सकता है कि मूंगफली में भारत का प्रथम स्थान है, लेकिन चीन हमसे ज्यादा पैदा करता है। कौन? चीन। जरूरी नहीं है कि जिसकी उत्पत्ति जहां हुई हो ये वही सबसे ज्यादा करता हो, लेकिन प्रश्न यहां है कि मूंगफली कहां की एक क्या है? प्रमुख फसल की बात कर रहा है ये। गैम्बिया एक अफ्रीका का ऐसा देश है जहां की जीडीपी में मूंगफली का बहुत बड़ा योगदान है। लगभग 8-9% के आसपास गैम्बिया देश की जीडीपी में मूंगफली का योगदान है। तो इसलिए यह गैम्बिया की एक प्रमुख फसल मानी जाती है। अफ्रीका महाद्वीप। कहां है ये गैम्बिया? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है बेटा, तो या नोट कर लिया? चलो यहां लिख दूंगा, यहां दिख रहा है सही? चलो ठीक है। लंदन में इंडियन होम रूल, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो देखिए, जब भी कभी होम रूल की बात आए तो भारत में भी 2 जगह होम रूल की स्थापना हुई है और 2 प्रमुख लोगों ने होम रूल यानी गृह स्वशासन। होम रूल का मतलब क्या है? गृह स्वशासन। गृह स्वशासन, होम रूल, गृह स्वशासन। और गृह स्वशासन के साथ साथ में होम रूल में इंडियन फिलॉसफी की भी चर्चा होती है, भारतीय दर्शन की भी चर्चा होती है। और प्रमुखतः होम रूल का अगर दूसरे शब्दों में इसका अर्थ समझा जाए, यदि एनी बेसेंट की होम रूल का अगर अर्थ समझा जाए तो उनका कहने का मतलब यह है कि गृह शासन के साथ साथ में लोगों की वेदों के प्रति भी सहिष्णुता बढ़नी चाहिए। भारतीय दर्शन का एनी बेसेंट पर बहुत अधिक प्रभाव था, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने भारत में होम रूल की स्थापना की। और वैदिक दर्शन, जो प्राचीन भारतीय इतिहास में जिन लोगों का झुकाव वैदिक दर्शन के आधार पर शासन करने का था, उसमें उनकी सहिष्णुता को बढ़ाना ही गृह शासन था। तो एक तो होम रूल की स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। होम रूल किसने की? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने, ये तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में इन्होंने अड़ियार में अपना हेडक्वार्टर बनाया है। तमिलनाडु में एक जगह है अड़ियार। और दूसरी जो होम रूल स्थापना की थी, दूसरी होम रूल की थी
बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने की थी मुंबई या महाराष्ट्र में। कहाँ की थी इन्होंने? आप मुंबई कहो या मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके बाद में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना यह भारत से बाहर की गई थी। यह की गई थी लंदन में। यह वाली जो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना यह आपके लंदन में की गई थी। और लंदन में इसको किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इसके अलावा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में एक और सोसाइटी की स्थापना की थी जिसका नाम था इंडिया हाउस। जिसका क्या नाम था? इंडिया हाउस। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। यह भी लंदन में की थी। और इस इंडिया हाउस का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि जो भारतीय मूल के लोग भारत को स्वतंत्र कराने के लिए भारत से बाहर काम कर रहे हैं वह गदर पार्टी की तरह इंडिया हाउस से जुड़े और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए काम करें। इनका यह गुड मॉर्निंग बैठिए। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जो निधन हुआ था वो जेनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ था। अगर इनके कभी निधन के बारे में पूछोगे, इनका जो निधन हुआ था वह जेनेवा में हुआ था। जेनेवा में। लेकिन भारत में इनकी अस्थियों को लाने का जो प्रयास किया था, इनकी अस्थियां भारत में कौन लेकर आया था? जेनेवा से इनकी अस्थियों को 2003 में गुजरात में एक सरकार थी और उस सरकार के जो सीएम थे वो थे नरेंद्र मोदी श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियों को जेनेवा से लेकर भारत में आए थे। अगला क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना, ये जो होम रूल है ये कई तरीके से पूछ सकता है। होम रूल एनी बेसेंट के बारे में तो नहीं पूछ रहा है, या होम रूल बाल गंगाधर तिलक के बारे में तो नहीं पूछ रहा है, या फिर होम रूल श्यामजी कृष्ण वर्मा की नहीं पूछ रहा है। ठीक है, इन्होंने भारत से बाहर स्थापना की थी इसकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलो, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके द्वारा हुआ? क्षेत्रीय परिषदों का सृजन क्षेत्रीय परिषदों का सृजन पीछे दिखाई दे रहा सभी को? ठीक है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके द्वारा हुआ? तो ये हुआ था भारत सरकार के कानून द्वारा। भारत सरकार के कानून द्वारा 1956 में हुआ था। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन भारत सरकार के कानून के द्वारा हुआ था, 1956 में हुआ था। और जब 1956 में जिन क्षेत्रीय परिषदों का जो गठन हुआ था उस समय 5 क्षेत्रीय परिषदें हुआ करती थी, लेकिन अब वर्तमान में एक और बढ़ गई है। तो अब कितनी क्षेत्रीय परिषद हो गई है? 6। ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश वगैरह भी उत्तर मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आगे है, यूपीएससी की
प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? यूपीएससी का हिंदी में अगर आपसे कोई भी अर्थ पूछ ले तो संघ लोक सेवा आयोग। इसका हिंदी में अर्थ क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कई बार डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि यूपीएससी का संविधान में उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 312 में तो उल्लेख है नई सिविल सेवाओं में भर्ती करना, 312 में, लेकिन 315 में विस्तार से यूपीएससी के बारे में वर्णन किया गया है। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? 315 में, अनुच्छेद 315 में। लेकिन यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष, पहले इसका नाम लिखेंगे, उसका नाम है रोजा मैथ्यू। रोजा मैथ्यू यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष थी। अब भारत में थोड़ा यूपीएससी का बैकग्राउंड देखेंगे कि ये कहां से और कैसे आई। ठीक है, देखिए ये जो यूपीएससी है, जो रॉलेट एक्ट आया था भारत में 1919 वाला, कौन सा? जलियांवाला, जो रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट 1919 वाले, इस रॉलेट एक्ट 1919 वाले में भारत में भी लोक सेवा आयोग की सिफारिश की गई, लेकिन यह हमें 1919 में नहीं मिला था। ठीक है, यह हमें जाकर मिला था 1926 में। 1926 में ली कमीशन की रिपोर्ट के बाद, या ली कमीशन आयोग के बाद, किसके बाद मिला भारत में? ये 1926 में ली कमीशन आयोग के बाद में। ठीक, उस समय इसका नाम था सीपीएससी, लेकिन उसके बाद में इसमें और सुधार किया गया था। 1935 का जब भारत शासन अधिनियम आया, यानी कि जिसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का आया था, तो इसमें सीपीएससी के स्थान पर इसको एफपीएससी किया गया, एफपीएससी किया गया। लेकिन जैसे ही हमारा भारत स्वतंत्र हो गया था, 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद इसको फिर इसका नाम क्या हो गया? यूपीएससी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है, इस तीनों को लिख लेना। ठीक है, लेकिन हमारा मूल प्रश्न क्या था कि यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मैथ्यू या रोजा मैथ्यू। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा तो यहां से। ठीक है, समझ में आ रहे प्रश्न? राइटिंग सब ठीक आ रहा समझ में? ठीक है, अगला प्रश्न है, अच्छा ये बताइए, चलो अगला प्रश्न लिखने से पहले, पिछली क्लास में मैंने आपको लिखवाया होगा, कई बार मैंने बताया है कि विटीकल्चर का संबंध किससे है? विटीकल्चर का, यानी विटीकल्चर के अंतर्गत किसकी खेती की जाती है? विटीकल्चर का संबंध किससे है? किससे है? तो सही बताया तुमने। विटीकल्चर का जो संबंध है किस कृषि से संबंधित है? ये अंगूरों की खेती से संबंधित है। किसकी खेती से है? अंगूरों की खेती या अंगूरों की कृषि। लेकिन कई बार आपको विटीकल्चर की जगह एक दूसरा नाम दे देता है, जिसका नाम है विनीकल्चर। विनीकल्चर,
कल्चर। तो वैदिक कल्चर किससे संबंधित है? मूल क्वेश्चन ये है, वैदिक कल्चर किससे संबंधित है? वैदिक कल्चर उससे संबंधित है जब उस अंगूर का प्रयोग शराब के लिए होता है, शराब बनाने के लिए होता है। तो वैदिक कल्चर किसके लिए जाना जाता है? अंगूर से शराब बनाने के लिए। तो ऐसा लिख देना, अंगूर से शराब बनाने में। अंगूर से शराब बनाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? वैदिक कल्चर के नाम से जाना जाता है। नोट करते जाना सही तरीके से। सभी संतरा बताओ, संतरा क्या है? नहीं, वो इसके अंतर्गत नहीं आता। अगला कर लिया, नोट कर लिया सभी ने? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए। चलो कोई नहीं। तंबाकू पर निषेध किसने लगाया? तंबाकू पर निषेध किसने लगाया? सबसे पहले हाँ जी, तंबाकू पर निषेध किसने लगाया? देखिए, तंबाकू हमारे भारतवर्ष की खेती नहीं है, भारत में नहीं होता था। तंबाकू जो लाए थे भारत में वो पुर्तगाली लाए थे। कौन लाए थे? पुर्तगाली लोग लाए थे तंबाकू भारत में। तंबाकू भारत में कब आया था? 1605 में आया था। तंबाकू भारत में कब आया था? 1605 के आसपास आया है, ठीक है। लेकिन तंबाकू पर निषेध, या निषेध मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शासक कौन था? उसका नाम था जहांगीर। क्या नाम था? जहांगीर ने सबसे पहली बार तंबाकू पर प्रतिबंध या निषेध लगाया था। उसका नाम था जहांगीर। जबकि जहांगीर स्वयं सबसे ज्यादा मादक पदार्थ द्रव्यों का सेवन करने वाला था। जहांगीर सुबह से लेकर शाम तक, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक अफीम के नशे में रहता था, शराब के नशे में रहता था। जबकि खुद इसने तंबाकू पर निषेधाज्ञा या प्रतिबंध लगाया था। अगर कभी पूछ ले प्रश्न कि भारत में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारत में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारत में तंबाकू अनुसंधान, पूछ ले तंबाकू अनुसंधान, तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र भारत में है राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। कहाँ? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। क्या था ये? केंद्रीय तंबाकू संस्थान। ये डिस्ट्रिक्ट है या? राजमुंद्री एक स्थान है आंध्र प्रदेश में, शहर है, ठीक है। वहां स्थित है ये तंबाकू संस्थान, केंद्रीय तंबाकू संस्थान, ठीक है। एक अवसर पर जब कैप्टन स्टीफन हॉकिंस जहांगीर से मिलता है और जहांगीर कैप्टन हॉकिंस को शराब का प्याला पीने के लिए पेश करता है, तो जैसे ही स्टीफन हॉकिंस उस शराब के प्याले को पीता है और वो कहता है कि उस शराब के साथ साथ अंजीर, ठीक है, मुनक्का, बादाम, सूखे कई ड्राई फ्रूट, काजू, पिस्ता आदि सभी रखे हुए होते हैं, लेकिन जो जहांगीर होता है वह उन ड्राई फ्रूटों को नहीं लेता है, बहुत कम लेता है। वह शराब को उस प्याले में करता है और सीधे ऐसे ही उसका सेवन करता है। और जैसे ही हॉकिंस उसको अपने होठों से लगाता है तो तुरंत उसे 2 से 3 छींकें आ जाती हैं और वह प्याला उससे पिया नहीं जाता है। तो वो अपने आगे आत्म संस्मरण में हॉकिंस कहता है कि शराब का बहुत बड़ा आदी था जहांगीर, और जहांगीर की एक पत्नी थी मानवाई तो उसकी इसी बुरी आदतों की वजह से आत्महत्या करके मर गई थी, हुमायूं का बेटा शाहजहां था ना, ठीक है।
हुमायूं का बेटा शाहजहां कहाँ से आया? हुमायूं का बेटा तो अकबर था। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लिया, नोट कर लिया, नोट कर लिया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कोई नहीं कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, लिखिए नीली नील नदी, नीली नीली नील नदी, हाँ नीली नील नदी, नीली नील नदी कहां से निकलती है? नीली नीली नील नदी कहां से निकलती है? नीली नील नदी कहां से निकलती है? देखिए जो नीली नील नदी निकलती है वो निकलती है ताना झील से। कहां से निकलती है नीली नील नदी? ताना झील से निकलती है नीली नील नदी। तो नीली नील नदी का जो उद्गम है वो ताना झील से है। देखिए ऐसा है, ये है ताना झील, और ताना झील से दूसरी जगह है कुछ ही दूर विक्टोरिया झील। कौन सी? विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील से निकलती है एक नीली नदी। कौन सी नदी निकलती है? नीली नदी, यहां से ऐसे निकलती है। और इस नदी में एक विक्टोरिया झील से निकली नदी जिसको व्हाइट नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट। जब नीली नदी में ये व्हाइट नदी मिलती है तो यह मिलती है खार्तूम में, एक दक्षिणी अफ्रीका का देश है खार्तूम, दक्षिणी सूडान की राजधानी है खार्तूम। खार्तूम ये कहां मिलती है? खार्तूम में। खार्तूम में इस नीली नील नदी में जब सफेद नदी व्हाइट नदी आके मिलती है तो यह आगे किस नाम से जानी जाती है? यह फिर आगे नील नदी के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? नील नदी के नाम से जानी जाती है, जिसकी लंबाई 6590 किलोमीटर है। किसकी है? 6590 किलोमीटर है। नीली नील नदी क्यों कहा जाता है? ताना झील, ताना झील स्थित कहाँ है? ताना झील आपके इथोपिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? इथोपिया। इथोपिया ऐसे है, इथोपिया। अफ्रीका का बीमार देश कहा जाता है इथोपिया को। कौन सा देश कहा जाता है? अफ्रीका का बीमार देश कहा जाता है इथोपिया को। ठीक है, तो ये नीली नील नदी के बारे में पूछ रहा है। ये कौन सी नदी के बारे में पूछ रहा है? नीली नील नदी। ये जो नदी है ये है नीली नील नदी। जब इसमें व्हाइट नदी मिलती है तब ये फिर नील नदी के नाम से जानी जाती है। ये ध्यान रखना इस बात। कहाँ मिलती है? खार्तूम में मिलती है दोनों। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन कर लिया नोट? आराम से राइटिंग में कोई परेशानी कैसी है? ठीक है, ओके, आराम से। चलो कोई नहीं, आगे अगला क्वेश्चन। लंदन में हुए लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में, या लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलनों में, ऐसे लिखिए लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन में, तीनों मत करिए, लंदन में हुए लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलनों में, लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलनों में भारतीय ईसाइयों का
प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रतिनिधित्व किसने किया? इंपोर्टेंट देख लेना इस प्रश्न पर। लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलनों में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया? ठीक है, लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलनों का जो प्रतिनिधित्व किया था ईसाइयों की ओर से, भारतीय ईसाइयों की ओर से जो प्रतिनिधित्व किया था वो क्या था? केटी पॉल ने। किसने किया? केटी पॉल ने लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलनों में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था। लेकिन इस प्रश्न को कई बार दूसरे तरीके से पूछता है। यह सम्मेलन तो एक ही था, राउंड टेबल गोलमेज सम्मेलन, सबने अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए इस राउंड टेबल को बुलाया था। लेकिन एक ही सम्मेलन के ये 3 भाग थे। जो गोलमेज सम्मेलन था उसके कितने भाग थे? वो 3 भागों में किया गया था। कई बार ये पूछता है कि लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग किसने लिया? तो किसने लिया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया और इन्होंने लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलनों में किसका पक्ष रखा? यानी कि ये किसकी पक्ष से थे? ये इन्होंने रखा दलितों का पक्ष। किसका रखा? और केटी पॉल ने रखा था ईसाइयों का। ऐसे ही दलितों का किसने रखा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। लेकिन अब मैं आपको यहां इस प्रश्न से आगे बताना चाह रहा हूं। अब जब आप यहाँ अपने आसपास किसी बच्चे से पूछेंगे तो वो तो जनरली कह देगा हाँ ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था। लेकिन इससे आगे की नॉलेज होनी चाहिए आपको। एक व्यक्ति और था जिसने इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तेज बहादुर सप्रू। कौन? दूसरा व्यक्ति कौन था? तेज बहादुर सप्रू। इसकी ओर एग्जामिनर कम ध्यान देता है और एग्जामिनर क्या चले, हम भी कम ध्यान देते हैं इसको। कई बार ज्यादातर यही पढ़ते हैं कि गांधी ने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। दूसरा व्यक्ति कौन था? इसीलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू ने भी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। इसके अलावा भी और भी कई अन्य भारतीय लोगों ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जैसे सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय ने भी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, तो इस प्रश्न को अपना याद रखना अच्छे तरीके से। ठीक है, लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलनों में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? केटी पॉल ने किया था। समझ में आ गया क्वेश्चन? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? 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 इसके नाम से पता चल रही है दुर्लभ मुद्रा कैसी मुद्रा होगी? वो मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो, वह मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध न हो, दुर्लभ मुद्रा कहलाती है। लिख देना, वह मुद्रा जो आसानी से वह मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो, वह मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो। सुलभ का मतलब उपलब्ध न हो। सुलभ का मतलब क्या है? वह मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध न हो, वह मुद्रा कैसी मुद्रा कहलाती है? दुर्लभ मुद्रा कहलाती है। ठीक, आगे है, लेन का विस्तृत रूप क्या है? लेन, लेन का एन वाला? जी हाँ, जी हाँ, लेन का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका विस्तृत रूप है, हाँ ठीक है, वेरी गुड, इसका नाम है लोकल एरिया नेटवर्क।
लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब ये है कि जैसे मेरे पास लैपटॉप है, तुम्हारे पास भी है, हम आप सभी हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं या 1-2 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, तो हम सबके लैपटॉपों में का जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको जोड़ना ही क्या कहलाता है? लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। उसको ये लैन के माध्यम से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन और है आज का विविध क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, बढ़िया तरीके से लिखिए। जब इसको मिटा रहा हूं तो पूरे को, ठीक है, क्योंकि उसको समझाने के लिए मुझे ये पूरा हो सकता है कि भर जाए। जब सूर्य की किरणें, या फिर ये सुनो, इसे बदल के ऐसा लिखिए, जब दिन और रात बराबर होते हैं, ऐसे लिखिए, जब दिन और रात बराबर होते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का विविध क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको डेली विविध क्वेश्चन कराए जाएंगे जब तक इंग्लिश का एग्जाम नहीं होता है। 50% इन्हीं विविध क्वेश्चन से आपको आपके पेपर में डायरेक्ट मिल जाएंगे, बाकी के आपके सब्जेक्ट से क्लियर होंगे, क्लास के लेक्चर से क्लियर होंगे जब आप क्लास का रेगुलर लेक्चर लोगे। ठीक है, जब कौन सा क्वेश्चन लिखा? जब दिन और रात, हाँ, जब दिन और रात बराबर होते हैं, जब दिन व रात बराबर होते हैं तो उस समय सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं? जब दिन व रात बराबर होते हैं तो उस समय सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं? तो पहले इसका आंसर लिखेंगे, कहाँ सूर्य की किरणें बराबर पड़ती हैं? तो भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं? भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ती है। ठीक, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा के ऊपर होती हैं तो उस समय दिन और रात बराबर होते हैं। इनको एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। ऐसा है, दिन और रात 21 माह भी तो बराबर होंगे। देखिए सब समझ में आएगा अभी। ये आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बिल्कुल बीच का जो आपका अक्षांश है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, यही आपका विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहलाती है। इसके ठीक 22.5 अंश ऊपर, 22.5 डिग्री, ये आपकी कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, और 23.5 नीचे मकर रेखा है। 23.5 नीचे आपके मकर रेखा है, मकर रेखा। तो क्या होता है इस स्थिति में, जो सूर्य है, यहां से सूर्य की किरणें ऐसे इस तरीके से और ऐसे ही अपना चलती रहती हैं। तो सूर्य की जो किरणें जब भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो एक तो पड़ती है ये 21 मार्च, कब पड़ती है? 21 मार्च। फिर ये कब पड़ेंगे? 23 मार्च और 23 सितंबर को। फिर कब पड़ेंगे ये? 23। फिर कब पड़ेंगे ये? फिर 21 मार्च का समय आ जाएगा। और फिर कब? फिर 23 सितंबर का। यानी कि इनके और इनके बीच में कितने वर्ष का? 6 महीने का अंतर है। कितने का? 6 महीने का अंतर है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जब 21 मार्च से ऊपर सूर्य बढ़ता जाता है और सूर्य चल रहा है ऊपर की ओर, तो सूर्य बिल्कुल ठीक 23.5 डिग्री पर जब यहाँ पहुंच जाता है इस समय यहाँ, तो यहाँ डेट होती है 21 जून। कौन सी डेट होती है ये? 21 जून को सूर्य बिल्कुल ठीक कर्क रेखा के ऊपर चमकता है। तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में, ये गोलार्ध कौन सा है? ये आपका जो गोलार्ध है ये है उत्तरी गोलार्ध।
गोलार्ध में सूर्य 21 जून को कर्क रेखा के ठीक ऊपर रहता है, तो 21 जून का सबसे लंबा दिन रहता है उत्तरी गोलार्ध में, 21 जून का। इसके नीचे का 0 डिग्री से नीचे का यहां तक का ये कौन सा गोलार्ध है? ये दक्षिणी गोलार्ध है। दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य 23 सितंबर से नीचे की ओर जाना शुरू कर देता है और जब ठीक बिल्कुल यहाँ पहुंच जाता है, 23.5 मकर रेखा के ऊपर पहुंच जाता है, तो यहाँ 22 दिसंबर का दिन होता है। कौन सा? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा हो गया? 22 दिसंबर हो गया। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछ लेता है कई बार। ठीक है, और जिस समय जब सूर्य 23.5 डिग्री 22 दिसंबर को मकर रेखा पर होता है, तो सीधे सीधे पूछ लेता है कि जब 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है, तो उस समय ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? उस समय ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है। क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है। और हमारे यहाँ 25 दिसंबर को क्या रहता है? ठंड रहती है। और यहाँ आप इसी से ये समझ जाओगे कि कैसे 6 महीने यहाँ जो ध्रुव है उत्तरी ध्रुव और यहाँ जो दक्षिणी ध्रुव है, इन पर 6 माह दिन और 6 माह रात कैसे होती है। यहाँ दिन होगा तो यहाँ रात होगी 6 माह की। कैसे? जब सूर्य 23.5 डिग्री जब मकर रेखा पर रहता है, यानी कि जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहता है, तो सूर्य की किरणें यहां तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिसकी वजह से यहां 6 महीने दिन और या 6 महीने रात होती है। ठीक है, ये चक्र चलता रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है इस बात को, इसी वजह से होता है। ठीक है, वर्ष में जो ऋतुएं होती हैं, जैसे 21 मार्च को जो ऋतु होती है वह वसंत विषव के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वसंत विषव के नाम से जाना जाता है 21 मार्च को, वसंत विषव। ऐसे ही जब 23 सितंबर वाला दिन होता है, तो 23 सितंबर को जो जाना जाता है वह शरद विषव के नाम से जाना जाता है। शरद विषव के नाम से जाना जाता है। 23 सितंबर के बाद में यानी सर्दियां शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा मूल रूप से इस प्रश्न को समझाने का उद्देश्य यही था कि जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो उस समय सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर। 21 मार्च और 23 सितंबर का जो समय होता है, यहाँ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपके विविध प्रश्न होते। अब आगे हम अपना सब्जेक्ट पढ़ेंगे, भारत का भूगोल। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी तरीके से आप पढ़ते रहना।